हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले कैसे लिखे जाएं। अब हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिकली इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को, फिज़िकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि जो कोई इक्वेशन हमें दी गई है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये एप्लीकेशन इस बात पर बेस्ड है कि किसी भी फिज़िकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी की डायमेंशंस सेम होंगी। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ है 5 मीटर, एक लेंथ को हमने मेज़र किया 5 मीटर और एक लेंथ को हमने मेज़र किया 5 सेंटीमीटर, तो जोड़ के बताइए टोटल लेंथ कितनी। आप जोड़ देंगे ना, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, जोड़ देंगे, टोटल लेंथ बता देंगे। तो लेंथ में आपने लेंथ जोड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि जोड़ के बताइए 5 मीटर और 5 सेकंड, तो क्या जोड़ सकते हो क्या? मीटर में सेकंड नहीं जोड़ सकते, लेंथ में टाइम नहीं जोड़ सकते। लेंथ में लेंथ को ही जोड़ सकते हो, टाइम में टाइम को ही जोड़ सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई फिजिकल इक्वेशन हमारे पास में होती है उसमें किसी लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स हैं, टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ पे प्लस या माइनस लग रहा होगा। तो जब 2 टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी या दोनों वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, क्योंकि हम लेंथ में टाइम को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसी बेस पर हम उस फिजिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की जितनी टर्म्स हैं उसके डायमेंशंस देख लेंगे, राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हैं उसके डायमेंशंस देख लेंगे, और अगर वो सेम आते हैं तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। डायमेंशनली करेक्ट क्या होगी इसका भी मतलब समझ लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at²। s हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो l, u इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम है, तो l t -1, t टाइम है, t प्लस 1/2 एक नंबर है, एक डायमेंशन लेस है, a एक्सीलरेशन है, l t -2 और t²। तो l इधर t -1 और t तो रह गया l प्लस t -2 और t इधर भी रह गया l। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म थी जिसकी डायमेंशन l में 1 है, m में 0 है, t में भी 0 है। जबकि राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, अगर दोनों टर्म्स की डायमेंशन देखें तो वहाँ भी m में 0 है, t में 0 है, केवल l में 1 है, इसकी भी और इसकी भी। तो जो तीनों टर्म्स आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मिला करके सेम डायमेंशंस आ रही हैं, तो ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। लेकिन हम करेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होता 1/8 at²। तुम्हें पता है इक्वेशन तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होती है, यहाँ पे तो 1/8 at² लिख रहे हैं, इक्वेशन तो सही नहीं है। लेकिन अगर आप डायमेंशंस चेक करेंगे वो ठीक आ जाएंगी। इसका मतलब है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे करेक्ट है या नहीं ये नहीं कह सकते, यानी जो डायमेंशन मेथड है
वो जो डायमेंशनलेस नंबर होता है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि क्या वो वास्तव में वहाँ है या वहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशनल का जो मेथड है वो डायमेंशनलेस किसी नंबर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन या तो डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हमने देखी थी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये किसकी पहली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने होते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस को इक्वेट कर दीजिए, जो अननोन क्वांटिटीज़ होंगी उनके डायमेंशनल फार्मूले मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम में हमने लेंथ को मेजर किया और वो लेंथ आई 5 मीटर, और अगर हम इसको दूसरे सिस्टम में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें, तो हम इसको 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बदली तो यूनिट भी बदल गई, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है लेंथ का वो तो नहीं बदला। 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख दिया तो लेंथ तो उतनी ही है ना। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम डिफरेंट सिस्टम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो n इसको हम लिखते हैं n1। n1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। m ये यूनिट है इसलिए इसको लिख लेते हैं u1, यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम। कई सिस्टम्स है, MKS है, CGS है, FPS है, कोई सा भी सिस्टम, तो पहले सिस्टम की यूनिट है, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। सिस्टम बदला तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदली और यूनिट बदली। तो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आई n2 और यूनिट आई u2, है ना। तो ये जो n1 u1 है ये चाहे किसी भी सिस्टम में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ये जो n और u का प्रोडक्ट है यह नहीं बदलता है अगर सिस्टम को बदला जाए तब। इसी बेस पर हम डायमेंशन मेथड से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें दूसरे सिस्टम में n2 निकालना है कि दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो वो n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n1 u1 अपॉन u2। अगर आप देखें ये u1 और u2 दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स नहीं हैं, ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है लेकिन अलग अलग सिस्टम में है। ठीक है, और जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो u1 का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही u2 का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा वो सिस्टम अलग होगा। जैसे अगर हम लेंथ की यूनिट की बात करें तो एक सिस्टम में मीटर हो सकती है, दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर हो सकती है। अगर हम मास की बात करें तो एक सिस्टम में किलोग्राम हो सकती है, दूसरे सिस्टम में ग्राम हो सकती है। ठीक है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, u1 का भी u2 का भी। तो u1 का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला पहले सिस्टम में लिखें तो हमने m1 L1 T1 और पावर ले ली ABC। लेकिन पावर्स को आप बदलेंगे ABC को तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें मिल जाएंगी। u2 m2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। ABC की वैल्यू जो ऊपर होंगी वही नीचे होंगी क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। m1 मान लीजिए m मास है तो m1 अगर किलोग्राम है तो m2 ग्राम हो सकता है, कोई और मास की यूनिट हो सकती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमें एक न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए आता। अब हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन एक MKS यूनिट है और डाइन एक CGS यूनिट है।
हमें गिवन है, देखिए n1 गिवन है, u1 गिवन है, n2 नहीं गिवन है, n2 हमें निकालना है, ठीक है, और u2 गिवन है। हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c। अब बात आती है कि भाई ए बी सी की वैल्यू कहाँ से लाएं। क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है या फोर्स की जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है वो mLT-2 होती है। तो A की वैल्यू 1 हो जाती है, B की वैल्यू भी 1 हो जाती है और C की वैल्यू -2 हो जाती है। तो आप लिख लेंगे A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2। मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 1 -2 n1 1, ठीक, m1 का मतलब मास पहले सिस्टम में, क्योंकि पहला सिस्टम MKS है और MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो m1 की जगह लिखेंगे किलोग्राम। दूसरा सिस्टम CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ग्राम यूनिट 1। लेंथ MKS का मतलब मीटर, तो यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर और ये दोनों सेकंड ही रहते हैं। 1 किलोग्राम में आपको पता है 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 1 × 10⁻³ × 10⁻² और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻5। ये 10⁻5 आप वहाँ पहुँचा देंगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻5 डाइन। इस तरह से आप किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक तीसरी एप्लीकेशन और देखते हैं। एक और एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की है कि हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी सिंपल पेंडुलम के लिए एक टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना हो तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। देखिए अभी हमें ये नहीं पता कि वो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो वो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए वो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर सकता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम पर। तो लेंथ अब कैसे करेगा नहीं पता, तो पावर हमने ये कंसीडर कर ली, ठीक है। चलिए लिखते हैं, डिपेंड कर सकता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। कैसे करेगा ये पता नहीं, इसलिए हमने g की पावर b लिख ली। डिपेंड कर सकता है मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम पर, जो बॉब है, जो बॉब सिंपल पेंडुलम में उसके मास पे डिपेंड कर सकता, हमने m की पावर c लिख ली। क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आता है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मे बी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। डिराइव यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस अ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो हम लिख लेंगे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l⁻a, g⁻b, m⁻c। हमें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस a b c की वैल्यूज निकालनी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये टाइम पीरियड l, g और m पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। ध्यान दीजिए ये मेथड हम केवल उन्हीं फॉर्मूलों को ड्राइव करने के लिए कर सकते हैं जहाँ पर कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो, क्योंकि कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो कि डायमेंशन लेस नहीं होते। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, वो कांस्टेंट तो है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन वो डायमेंशन लेस नहीं है। तो ऐसे रिलेशंस को हम
यहाँ पर डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले रख लेंगे। टाइम पीरियड t डायमेंशनलेस नंबर है, इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। लेंथ l पावर a, एक्सीलरेशन lt-2, v मास m/पावर c। इसके बाद राइट हैंड साइड में हम m, l और t की पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। m की पावर c है, l की पावर यहाँ पर a है, यहाँ b है, तो a प्लस b, और t की पावर -2b। यहाँ अगर आप देखें तो m की पावर 0 है, l की पावर 0 है और t की पावर 1 है। ठीक, अब हम दोनों तरफ जो m, l और t की पावर्स हैं उनको इक्वेट कर लेंगे। m की पावर 0, m की पावर c, तो c = 0। l की पावर a प्लस b, l की पावर 0, तो a प्लस b = 0। t की पावर -2b और यहाँ पर 1, तो -2b = 1, देन v = -1/2। b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a = आ जाएगा 1/2। देखिए हमें a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली, लेकिन c की वैल्यू 0 मिली, और c जो है वो m की पावर है। इसका मतलब टाइम पीरियड बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई डायमेंशनल एनालिसिस से। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो t = k, l, a की वैल्यू 1/2 है, v की वैल्यू -1/2 है, और m की पावर 0। m की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो t = k। 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट से होता है, माइनस का मतलब है ये नीचे होगा, तो ये बन जाता है l/g। फिर एक थोड़ी सी दिक्कत, एक लिमिटेशन, k की वैल्यू क्या होगी, डायमेंशनल एनालिसिस इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये एक इसकी लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू गिवन है तो आप यूज कर दीजिए, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं। इन 3 एप्लीकेशंस के बाद में कुछ इसकी लिमिटेशंस आती हैं, जैसे हमने लिमिटेशंस देख ली, डायमेंशनलेस नंबर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप वो कांस्टेंट क्या होगा ये आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ और भी लिमिटेशंस हैं इसकी, जैसे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हो, तब भी हम इस मेथड का यूज करके फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली हमारे पास में जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं वो m, l और t से निकल आते हैं, और जब m, l, t से निकल आते हैं तो हमारे पास में जब m की पावर, l की पावर और t की पावर को इक्वेट करेंगे तो 3 इक्वेशंस आएंगी। m की पावर इक्वेट करने से, l की पावर इक्वेट करने से और t की पावर इक्वेट करने से, तो 3 इक्वेशंस से हम मैक्सिमम 3 वेरिएबल को ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर वेरिएबल 4 हो जाएंगे, तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही हो, तभी हम इस मेथड को यूज करके फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और लिमिटेशंस हैं, अगर फार्मूले में कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो ऐसे फार्मूलों को भी हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप इन एप्लीकेशंस को यूज करते हुए इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।